नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नीट प्रिपरेशन की सीरीज़ में जैसे कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न है उसको हम लोग उस खाली स्मॉल टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसे ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक पार्ट है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब क्या है? जैसे ब्रीदिंग में जैसे हम कहते हैं सांस लेना, तो बेसिकली इसमें दो प्रोसेस है, एक इंस्पायरेशन दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब एयर इन, मतलब कि आपके लंग्स के अंदर आती है, और एक्सपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके लंग्स से एयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर की तरफ जाती है। तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस हो गए, एक इंस्पायरेशन दूसरा एक्सपायरेशन। अब जैसे इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखें कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? देखो, ये जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है बेटा, इसमें दो स्ट्रक्चर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में। ठीक है। तो एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है और ये मस्कुलर होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है कि रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल, और ये इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लिफ्ट रिप जो होता है वो लिफ्ट अप होता है या डाउन होता है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहला प्रोसेस था इंस्पायरेशन। देखो बेटा, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि इसको करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो डायाफ्राम डोम शेप का था वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डायाफ्राम जो होता है ये फ्लैटेंड हो जाता है, क्योंकि पहले रिलैक्स स्टेज में डोम शेप का रहता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैटेंड हो जाता है। और ऐसा होने से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करती है। बेटा, तो इसमें ध्यान रखना है कि थोरेसिक वॉल्यूम जो है इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है। और साथ ही साथ और इसकी वजह से क्या होगा कि अ, अब आपको पता है थोरेसिक वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो गया। और साथ ही साथ जो इसमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स थी, देखो बेटा, इंटरकॉस्टल मसल दो होती हैं। एक रिब्स में आगे की तरफ लगी होती है, बाहर की तरफ, उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। और रिब्स में जो पीछे के साइड में होती है उसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का कोई रोल नहीं होता है, केवल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, क्योंकि बाहर जब कांटेक्ट होगा तो बाहर की तरफ टेंशन क्रिएट होगा जिससे रिब्स है अप साइड में एलिवेट होगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कांटेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिब्स और स्टर्नम जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा। और बेटा, ऐसा होने से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करता है। तो बेटा, यहाँ समझना है कि जब डायाफ्राम कांटेक्ट होता था तो थोरेसिक वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होता था, आगे और पीछे की तरफ। और इसी तरह से जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, जिससे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब इन दोनों प्रोसेस से थोरेसिक वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि अंदर का प्रेशर क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर कम होने से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का प्रेशर आपको पहले से पता है बाहर ज़्यादा है, तो एयर आसानी से रस करके लंग्स में आएगी, और इस तरह से लंग्स के अंदर जब एयर आती है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। तो यहाँ पे समझना था कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग का जो प्रेशर, अंदर का प्रेशर है, वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होने से क्या होगा कि एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इस तरह से एयर बाहर से कहाँ चली जाती है, अंदर की तरफ आती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, इंस्पायरेशन। तो बेटा, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात समझनी थी वो डायाफ्राम के कांटेक्ट होने से थोरेसिक वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होने से थोरेसिक वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में कांटेक्ट होगी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है नीट के लिए कि जब डायाफ्राम कांटेक्ट होता है तो डायाफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, मतलब स्ट्रेट हो जाता है, और जब डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो डायाफ्राम डोम शेप का, या आप कह सकते हैं आर्क्ड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इंस्पायरेशन प्रोसेस हमने देखा।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे के और जो प्रोसेस हैं वो क्या है। तो इस तरह से ये अभी आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब जो दूसरा प्रोसेस था जिसको हम लोग एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस कह रहे थे बेटा, तो एक्सपायरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो मसल जो होता है वो रिलैक्स होंगी। यानी कि आपको पता है कि डायाफ्राम क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से डायाफ्राम फ्लैट हो गया था। अब डायाफ्राम रिलैक्स होगा, तो डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो स्टर्नम फिर जो है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव होगा, और साथ ही साथ जो डायाफ्राम का शेप है डोम शेप हो जाएगा। और इसी तरह से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट हुई थी वो रिलैक्स हो जाएगी, जिससे स्टर्नम फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। और ऐसे होने से थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा कि अंदर प्रेशर अधिक होने से आसानी से एयर रस आउट करके बाहर जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सपायरेशन। तो बेटा एक्सपायरेशन वो प्रोसेस था जिसमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता था इंक्रीज होता था। क्यों होता था? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम क्या हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। डायाफ्राम स्टर्नम की पोजीशन क्या हो रही थी, तो आप कह रहे थे इनवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रहा था, जिससे स्टर्नम नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। तो अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब कि नॉर्मल तो एक्सपायरेशन कर दिए लेकिन हम चाहते हैं कि और ज़्यादा एयर बाहर की तरफ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा कि डायाफ्राम को और ऊंचाई पे जाना पड़ता है, यानी और रिलैक्स होना पड़ता है। तो उस कंडीशन में जो ये आप कह सकते हैं कि जो अंदर की तरफ इंटरकॉस्टल मसल थी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, वो कांटेक्ट होती है जो स्टर्नम को और अंदर की तरफ खींचती है। और कुछ एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी कांटेक्ट होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि थोरेसिक वॉल्यूम फर्दर और डिक्रीज हो जाता है। और